Assalamu alaikum everyone. This is Hafsa Farooq. I hope you all are doing great. So today the topic of our discussion is society and types of society. लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था हम मीडिया पढ़ चुके हैं, हम मास मीडिया पढ़ चुके हैं, हम फंक्शंस ऑफ मास मीडिया पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सोसाइटीज को देखेंगे। सोसाइटी क्या होती है, क्या कितनी टाइप्स में डिवाइडेड है सोसाइटी। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। द टर्म सोसाइटी which came from the Latin word societas, generally designates persons belonging to a specific in group. ये जो टर्म है सोसाइटी, ये कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड सोसियाटस से। जनरेट्स पर्सन्स बिलोंगिंग, जहाँ से बिलोंग करता है, एक स्पेसिफिक इंसान किसी स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता है, एक स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है। तो तो सोसाइटी वो है जहाँ पे इंसान रहता है, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करता है अपने। men express their nature by creating एंड रिक्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। मैन जो है अपना नेचर जो है एक्सप्रेस करता है। किस तरह एक्सप्रेस करता है? क्रिएट करता है या रिक्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। विच गाइड्स एंड कंट्रोल्स देयर बिहेवियर इन सेवरल वेज, जो कि उनके बिहेवियर को गाइड करता है और कंट्रोल करता है बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि हम एक जगह रह रहे हैं। मैन एक्सप्रेस करता है, अब उसका ये नेचर है कि वो एक्सप्रेस करता है। सोसाइटी में रहना इंसान की एक नीड है, वो सोसाइटी में रहता है, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करता है लोगों से, कॉमन आइडियाज शेयर करता है। सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे के मफाद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Society exists only where social beings behave together towards one another in ways determined by their recognition of one another. Society exists जब भी करती है जब social beings जो है behave करते हैं एक दूसरे के towards, उनका एक connection होता है, एक दूसरे को वो recognize करते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं। The more complex a society is, the more varied the social relations are. जितनी कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी होगी जहाँ पे इंसान रहता है, किसी भी सोसाइटी की बात कर रही है ओवरऑल, जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उतनी ही वेरिड, मतलब उतनी ही मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स बनेंगे। जितनी सोसाइटीज होंगी उतने ही सोशल रिलेशंस उसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट बनते जाएंगे। सोसाइटी however is not restricted to human alone. ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी ही होती है, ये यही सोसाइटी जो टर्म है ये यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, बल्कि एनिमल्स ऑल्सो लिव इन सोसाइटीज, बल्कि एनिमल्स भी सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज की हम बात करेंगे, एक एनिमल सोसाइटी की, एक ह्यूमन सोसाइटी की। एनिमल सोसाइटी में एनिमल्स रहते हैं और ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन एंड एनिमल्स रहते हैं ऑब्वियसली। The features of either a human society or an animal society are a certain level of association. These both societies are different from one another. जो फीचर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी की बात करें या फिर एनिमल सोसाइटी की बात करें, एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये सोसाइटीज एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की अगर बात करें तो उसमें कल्चर आ जाएगा, उनका एक सिस्टम है, उसमें गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन एनिमल सोसाइटी वो एक उनका अपना ही तरीका होता है, वो अपने तरीके से जीते हैं। तो बोथ सोसाइटीज, उनके फीचर्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। The human societies bring together on this level are not cells or organs but individuals. जो human societies हैं वो कोई cells नहीं है, वो कोई individuals हैं। human society में कौन लोग रह रहे हैं? इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, जो कि टूवर्ड्स ईच अदर क्या शो करते हैं? टूवर्ड्स ईच अदर रिस्पेक्ट शो करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, सेम कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज उनकी सेम हो सकती है, उनकी गोल्स शेयर करते हैं, डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं सोसाइटी में रहते हुए। लेकिन ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। However, the society in which man lives has been distinguished from that of animals due to its government by culture. कह रहे हैं कि however, जो सोसाइटी जिसमें इंसान रहता है वो सोसाइटी एनिमल सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह क्योंकि उसमें गवर्नमेंट होती है और वहाँ पे कल्चर होता है। Man's social life is governed by culture and family is often regarded as the first form of society.
जो जिसमें इंसान रहता है उसमें कल्चर होता है, उसमें फैमिली होती है। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो ऑब्वियसली एनिमल सोसाइटी सोसाइटी से डिफरेंट है। और किस तरह डिफरेंट है? कल्चर डिफरेंट है, उनके वैल्यूज डिफरेंट है, उनका पूरा नेचर जो एक स्ट्रक्चर ऑफ जो सोसाइटी है वो ही डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन हो गया ये थोड़ा सा। डेफिनेशन: अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल who live together in an organized way। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, और क्या करते हैं? मेकिंग डिसीजंस about how to do things and sharing the work that need to be done। All the people in a country or in a several similar countries can be referred to as a society। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में डिसीजन मेक करते हैं, ग्रो करते हैं साथ, वैल्यू शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, वर्क शेयर करते हैं, और अपनी नीड्स, क्योंकि इंसान की नीड्स है, बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी नीड है। हम सोसाइटी में रहते हुए हम सोशल बीइंग्स की तरह एक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑल द पीपल इन अ कंट्री, चाहे जितने भी लोग हो कंट्री में या कंट्रीज में हो, वो सब किसको रेफर करते हैं? एज अ सोसाइटी को रेफर करते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी: अगर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज की बात करें तो सोसाइटीज थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है: प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में वो सारी सोसाइटीज आ जाएंगी जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द एरा था, जहाँ से ह्यूमन नेचर स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ह्यूमन बीइंग उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती हैं? बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन्स, सोसाइटीज वर स्मॉल, रूरल एंड डिपेंडेंट लार्जली ऑन लोकल सोर्सेस। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटीज जो थी वो उनका यूजेस ऑफ मशीन कम था। सोसाइटीज उनका जो वो कम स्मॉल ग्रुप्स पे बेस करती थी, रूरल थी वो, और वो एक दूसरे पे लार्जली डिपेंडेंट थी। Economic production was limited to the amount of labor a human being could provide। इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप्स पे बेस्ड करती थी और ये डिपेंडेंट थी एक दूसरे पे, तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड थी। अमाउंट ऑफ लेबर अ ह्यूमन बीइंग कुड प्रोवाइड, और बहुत लेबर ज्यादा था। एंड देयर वर फ्यू स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, और कुछ ही स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस थी। द वेरी फर्स्ट ऑक्यूपेशन वॉज दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। जो पहला सबसे पहला जो इनका ग्रुप था वो था हंटर गैदरर्स। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अब हंटर गैदरर्स कौन थे? हंटर गैदरर्स सोसाइटीज demonstrate the strongest dependence on the environment of various types of pre-industrial societies as the basis। हंटर गैदरर्स वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने इन्वायरमेंट पे बेस करते थे। एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अंटिल अबाउट 10 to 12 years अगो। ये 10 to 12 years अगो जो बेसिक स्ट्रक्चर था ह्यूमन सोसाइटी का, जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी, उनमें हंटर गैदरर्स सबसे नंबर 1 पे आते थे। दीज ग्रुप्स वर बेस्ड अराउंड किनशिप और ट्राइब्स। ये ग्रुप जो थे किस पे बेस करते थे? ये ग्रुप्स जो थे वो बेस करते थे किनशिप पे, ब्लड रिलेशंस पे बेस करते थे, ट्राइब्स पे बेस करते थे, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप थे जो ब्लड रिलेशंस पे बेस करते थे, किनशिप पे, और ट्राइब्स पे बेस करते थे। हंटर गैदरर्स रिलाइड ऑन देयर सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल। ये हंटर गैदरर्स जो थे वो किस पे रिलाई करते थे? अपनी सराउंडिंग पे। उनका सर्वाइवल उनकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता था। दे हंटेड wild animals and forage for uncultivated plants for food। क्या करते थे? जंगली जानवर या वाइल्ड एनिमल जो है उनका उनका ये शिकार करते थे, उन पे उनका सर्वाइवल बेसिकली वो जंगली जानवर पे और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स पे होता था। फोर्ज मीन्स सर्च वाइडली फॉर फूड और प्रोविजन। वो जगह जगह सर्च करते थे, किसके लिए? फूड के लिए और प्रोविजन के लिए।
तो उनका सर्वाइवल जो था वो खाते थे बेसिकली एंड देन सर्वाइव करते थे। When resources became scarce, the group moved to a new area to find sustenance. जब रिसोर्सेज जो है इनसुफिशियंट हो जाती थी, जब रिसोर्सेज जहाँ वो रहते थे वहां से खत्म हो जाती थी, उस वक्त उनकी नीड क्या थी? उनकी बेसिक नीड फूड थी। जब उनका फूड वाइल्ड एनिमल्स उन्होंने हंट करके वहां से उन्हें खत्म हो गया, तो उनका बेसिक जो मकसद होता था वो कहते थे न्यू एरिया पे वो मूव कर जाते थे। द ग्रुप मूव टू अ न्यू एरिया टू फाइंड सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मीन रिस्क की तलाश में ऑब्वियसली, और रिस्क क्या है? उनका फूड। मीनिंग दे वर नोमैडिक। कौन लोग थे? नोमैडिक लोग थे वो, खाना बदोश जिसे कहते हैं। These societies were common until several thousand years ago, but today only a few hundred remain in existence। ये कह रहे हैं ये सोसाइटीज जो थी वो बहुत कॉमन थी several hundred years ago, उससे पहले बहुत कॉमन थी, बट अब अगर अब की बात करें इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में इनका एग्जिस्टेंस अब बहुत कम रह गया है। ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की एक यहाँ पे मिसाल दी गई है, या बम्बूटी एक इनका जो नेम है वो दिया गया है। Hunter gatherer groups are quickly disappearing as the world's population explodes। ये जो हंटर गैदरर्स थे ना, इनका जो ग्रुप है वो क्विकली डिसअपेयर होता जा रहा है वर्ल्ड से, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती गई है साथ साथ, तो ये इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग नहीं है, अभी भी हंटर गैदरर्स कहीं ना अभी इस तरह के खाना बदोश जो नोमैडिक ग्रुप है ये होता जरूर है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस ये अब डिसअपेयर होते जा रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन से। नेक्स्ट सोसाइटी अगर बात करें जो कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही आती है, तो वो है पास्टोरल सोसाइटी। चेंजिंग कंडीशंस एंड अडॉप्टेशंस led some societies to rely on domestication of animals where circumstances permitted। ये वो सोसाइटी थी, द प्रोसेस ऑफ टेमिंग एन एनिमल एंड कीप इन एन एज अ पेट। ये सोसाइटीज जो थी वो क्या करती थी? जो जानवर थे उनको ये पालती थी और इन्हें फिर उन्हें अपनी जरूरत के तहत यूज करती थी। रफली 7,500 years ago, human societies began to recognize their ability to tame and breed animals and to grow and cultivate their own plants। टेम, एक टेम जो टर्म है वो क्या टर्म है? टेम का मतलब ये है कि वो एनिमल्स को अपने पास जिस तरह पालतू जैसे रखते हैं उनको, और उनके पास उनको एज अ कीप रखते हैं, उनको पेट रखते हैं, और उनको वो क्या करते हैं उनसे अपनी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल करते थे। मीन्स उनको उनकी मीट की और ये सारी जरूरत वो पालतू जानवर जो हैं वो अपनी ब्रीड एनिमल्स जो है उनको ग्रो करते थे और उनसे अपनी जो है वो नीड जो है फुलफिल करते थे। Pastoral societies such as Maasai villagers rely on the domestication of animals such as resources for survival। Domestication एक process है, इसका क्या मतलब है? ये process है the process of taming an animal and keeping it as a pet or on a farm। ये एक process है जिसके जरिए वो animals को tame करते हैं और उनको keep अपने पास रखते हैं as a pet, एज अ रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। उनकी सर्वाइवल के लिए वो उनका एक रिसोर्स होता था वो एनिमल। Unlike earlier hunter-gatherers who depended entirely on existing resources to stay alive, बिल्कुल हंटर गैदरर की तरह वो क्या करते थे? वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो उनके पास होती थी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास होती थी, वो ही वो यूज करते थे जिंदा रहने के लिए। Pastoral groups were able to breed livestock for food, clothing, and transportations, and they created a surplus of goods। अब इनमें थोड़ी सी डेवलपमेंट जो आई थी वो ये थी कि जो पहले हंटर गैदरर्स थे वो तो इन्वायरमेंट जैसा होता था वो वहां जाते थे, एंड देन वो उसी हिसाब से जब वहां पे उनके स्कर्स हो जाती थी, इनसुफिशियंट हो जाती थी रिसोर्सेज, वो सोसाइटी छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे पास्टोरल सोसाइटीज में यहाँ पे एक चेंज आया है।
उनको पता है कि वो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का एक प्रोसेस आया है जहाँ पे वो एनिमल्स को एज अ पेट अपने पास रखते हैं और अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज यहाँ पे आया है। अभी थोड़ा लाइफ स्टॉक भी कर लेते थे, कुछ फूड स्टॉक कर लेते थे, कुछ क्लोथिंग, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का ये अरेंजमेंट कर लेते थे और ये सरप्लस ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिएट कर लेते थे। Pastoral societies remained nomadic because they were forced to follow their animals to fresh feeding grounds. क्योंकि ये एनिमल्स को फोर्स करते थे तो इसलिए ये नोमैडिक ही रहे, ये खाना बदोश ही रहे पास्टोरल सोसाइटीज जो है। Around the time that pastoral societies emerged, specialized occupations began to develop and societies commenced trading with local groups. अब जिस तरह pastoral societies जो है emerge होती गई, यहाँ पे specialized occupations आना शुरू हो गई। यहाँ पे सोसाइटीज जो है वो एक दूसरे से लोकल जो ग्रुप्स थे, सोसाइटी में रहते हुए जो लोकल कुछ ग्रुप्स बने हुए थे, उनसे ये क्या इन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया। इन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया, जिसके पास जो रिसोर्स कम है वो उसे ट्रेड करना शुरू हो गए। तो इतना चेंज इनमें आना शुरू हो गया, इतनी डेवलपमेंट स्टार्ट इनमें हो गई है। नेक्स्ट सोसाइटी जो है वो कल्चरल सोसाइटी है। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जो है अराउंड द सेम टाइम दैट पास्टोरल सोसाइटीज वर ऑन द राइज, ये तभी एग्जिस्ट होना शुरू हुई जब पास्टोरल सोसाइटीज उनका एक राइज पॉइंट था। Another type of society developed, एक और तरह की सोसाइटी बन गई based on the newly developed capacity for people to grow and cultivate plants. किस पे बेस्ड की ये न्यू सोसाइटी जो बन गई है, किस पे बेस्ड की? कल्टीवेट प्लांट्स पे बेस की। लोगों में इतना ज्यादा शऊर आ गया कि उन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी प्लांट्स की। तो यहाँ पे एक नई सोसाइटी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बन गई। Previously, the depletion of a region's crops or water supply forced pastoral societies to relocate in search of food sources for their livestock. Deplication means कमी। डेप्लीकेशन कमी हुई जब क्रॉप्स की या फिर वाटर सप्लाई की, तो फिर क्या हुआ, पास्टोरल सोसाइटीज ने मूव करना शुरू कर दिया, रीलोकेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पानी भी चाहिए था, उनको क्रॉप्स के लिए वाटर सप्लाई भी चाहिए था, उनको वो इन्वायरमेंट भी चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, relocate in search of food sources for their livestock. Horticultural societies formed in areas where rainfall and other conditions allowed them to grow stable crops. अब अगर क्योंकि ये न्यू एक सोसाइटी बनना शुरू हो गई थी, डेवलप हो गई थी, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज वो वहां पे एग्जिस्ट करती थी, वो वहां पे फॉर्म करती थी अपना पूरा सेटअप, जहाँ पे रेनफॉल हो रहा होता था या जो कंडीशंस थी जिसपे वो रह रहे होते थे, वो क्रॉप को स्टेबल ग्रोथ में कर सकते थे। तो उनका एक हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज फॉर्म इन एरियाज विद रेनफॉल एंड अदर कंडीशंस allowed them to grow stable crops. अब इनका इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम हंटर गैदरर्स की बात करें या अगर हम पास्टोरल सोसाइटीज की बात करें, उनका एक बहुत ज्यादा जो इनका सर्वाइवल था उनकी इन्वायरमेंट पे बेस कर रहा था। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज में एक चेंज आया कि वो वहीं बनती थी जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती थी, यहाँ पे कंडीशन या फिर अच्छी कंडीशंस होती थी जो उनको स्टेबल क्रॉप ग्रोइंग में मदद करती थी। They were similar to hunter gatherers in that way, they largely depended on the environment for survival, but since they didn't have to abandon their location to follow resources. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत मिलती हैं हंटर गैदरर से, क्योंकि इनका भी जो एग्जिस्टेंस है वो इनके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं हुई तो वो क्रॉप कल्टीवेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इनका भी सर्वाइवल इन्वायरमेंट पे भी ही बेस करता था, पर ये जो है ये शिफ्ट नहीं करती थे अपने प्लेसेस। दे वर एबल टू स्टार्ट परमानेंट सेटलमेंट, अब यहाँ पे इन्होंने ना परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। ये शिफ्ट नहीं कर रहे थे फूड के लिए, ये शिफ्ट नहीं कर रहे थे बेसिक रिसोर्सेज के लिए, ट्रेड कर रहे थे
और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज जो है पूरा क्रॉप्स कल्टीवेशन पे बेस कर रहा था, और यहाँ पे परमानेंट इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट कर दी थी. This created more stability and more material goods and became the basic for the first revolution in human survival. अब इन्होंने यहाँ पे एक स्टेबिलिटी क्रिएट की, एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ये क्या रेवोल्यूशन था फर्स्ट ह्यूमन सर्वाइवल का, कि यहाँ पे सर्वाइवल हो रहा है, इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं कर रहा है और एक स्टेबिलिटी आ गई. हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के बाद अब जो सोसाइटी का जिसपे जो डेवलप हुई वो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी. While pastoral and horticultural societies used small, temporary tools such as digging sticks, agricultural societies rely on permanent tools for survival. जहाँ कंपेयर किया गया पास्टोरल सोसाइटीज और हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज, वो स्मॉल यूज टूल्स जो है वो यूज कर रही थी डिगिंग पर्पसेस के लिए, क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए. एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जो है क्योंकि वो परमानेंट थी, उन्होंने परमानेंट टूल्स देखे परमानेंट सर्वाइवल के लिए. अराउंड 3000 BC, an explosion of new technology known as agricultural revolution made farming possible and profitable. जब एक्सप्लोजन हुआ न्यू टेक्नोलॉजी का, कब की बात करें, अराउंड 3000 BC की बात करें, तो क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लोजन हुआ, नोन एज क्या क्या कहलाया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मेड फार्मिंग पॉसिबल. इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जब आया तो फार्मिंग जो हो गई वो पॉसिबल हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने लगे. फार्मर्स लर्न टू रोटेट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड एंड टू रीयूज वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स. अब जो फार्मर्स थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज जो है, न्यू मेथड्स जो है वो लर्न करना शुरू कर दिए कि कैसे कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, और रीयूज करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका पहले हो रहा था जैसे कि फर्टिलाइजर है, उसे रीयूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया, which lead them to better harvest and bigger surplus of goods. अब यहाँ पे इससे क्या हुआ, जब उन्होंने रीयूज करना शुरू कर दिया, जो वेस्टेज था अपना, जो फर्टिलाइजर था, उससे उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो गया, उन्हें सरप्लस ऑफ फूड, बिगर सरप्लस ऑफ फूड होता गया इन्हें. New tools for digging and harvesting were made of metal, and this made them more efficient and longer lasting. New tools बनाए गए digging के लिए, harvesting के लिए, metal से बने हुए, जिस जो उनको मदद मिली, जिनसे उन्होंने effective और long lasting फिर agricultural farming की. And particularly bountiful regions became center of trade and commerce. जो एक ये पूरा रीजन था वो क्या हुआ, सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया और सेंटर ऑफ कॉमर्स बन गया. दिस इज ऑल्सो द एज इन विच पीपल हैड द टाइम एंड कंफर्ट टू एंगेज इन मोर कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल एक्टिविटीज. ये वो एज थी, ये वो टाइम था जहाँ पे इस फार्मिंग के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा लोग दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए और ज्यादा से ज्यादा लोग थॉटफुल हो गए. कंटेम्पलेटिव मीन्स थॉटफुल हो गए और थॉटफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, सच एज म्यूजिक, पोएट्री एंड फिलोसफी. क्योंकि वहां तो एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया ना, वहां तो एक टेक्नोलॉजी, वहां पे उनको फायदा वहां पे हो रहा था. तो जब उन्होंने न्यू टेक्निक्स जो है अडॉप्ट की, तो फिर क्या हुआ कि उनका जो माइंड था और भी डिफरेंट चीज, थॉटफुल एक्टिविटीज की तरफ चला गया, जिसमें से म्यूजिक आ गया, पोइट्री की बात कर रहे हैं, फिलोसफी की बात कर रहे थे, वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए. दिस पीरियड बिकेम रेफर्ड टू एज द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन. ये जो पीरियड था इसको डॉन ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से रेफर किया गया बाय सम, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लेजर एंड ह्यूमैनिटीज. डॉन ऑफ सिविलाइजेशन इस पीरियड का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी. ठीक है. Craftsmen were able to support themselves through the production of creative, decorative, or thought-provoking
एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स एंड राइटिंग। अब यहाँ पे क्राफ्टमैन जो थे वो और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे क्रिएटिव डेकोरेटिव स्टफ की। तो उनका जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी जो राइटिंग प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ पे एक पोएट भी सामने आ रहे थे, यहाँ पे म्यूजिक भी बन रहा था, तो यहाँ पे इस पूरे पीरियड को डॉन ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। As resources became more plentiful, social classes became more divisive. जिस जिस तरह जो रिसोर्सेज थी और प्लेंटिफुल ज्यादा से ज्यादा होती गई, तो सोशल क्लासेस थी और ज्यादा डिवाइड होती गई। Those who had more resources could afford better living and developed into a class of nobility. जिस तरह रिसोर्सेज जो है ज्यादा होती गई, प्लेंटिफुल होती गई, तो सोशल क्लासेस बनती गई। सोशल क्लासेस में ग्रुप डिवीजन होने लगा। जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थी वो बेटर लिविंग अफोर्ड करने लगे और उनकी क्लास जो है नोबिलिटी पे बेस करने लगी। डिफरेंस इन सोशल स्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड वुमेन इंक्रीज। स्टैंडर्ड बन गए थे अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है ज्यादा हो गई थी, काफी प्लेंटिफुल हो गई थी। पहले तो सर्वाइवल के लिए जी रहे थे ना, अब प्लेंटिफुल इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको हम एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। एज सिटीज एक्सपेंडेड, ओनरशिप एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकेम अ प्रेसिंग कंसर्न। जिस तरह सिटीज, अब यहाँ पे सिटीज बनने लगे हैं, तो यहाँ पे अब क्या मसला आया, ओनरशिप का मसला आया, प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का मसला आया। ये एक कंसर्न उठाए यहाँ पे। नेक्स्ट सोसाइटी की बात करें तो वो है फ्यूडल सोसाइटी। ये सारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो चेंज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये नहीं आई, यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज थी। फ्यूडल की अगर बात करें, द 9th सेंचुरी गेव राइज टू फ्यूडल सोसाइटीज। 9th सेंचुरी इसने फ्यूडल सोसाइटीज को बुलंद किया। अब ये फ्यूडल क्या है? फ्यूडल जो है जागीरदाराना निजाम है। फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है। और फ्यूडलिज्म क्या सिस्टम है? फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज। ऑल लैंड इन द किंगडम वाज द किंग्स। जितना भी लैंड होगा किंगडम पे वो किसका होगा? किंग का। ये फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है, उसके तहत उस निजाम की बात करें। However, the king would give some of the land to the lords or nobles who fought for him. इसके अलावा किंग की मर्जी है कि वो कुछ हिस्सा लैंड का उन लोगों को दे दे जो उसके लिए लड़ते हैं, जो उसके लिए फाइट करते हैं। और उनको वो क्या कहता है? वेसल्स। These gifts of land were called fiefs. जो गिफ्ट्स वो देता था, जिन लोगों को देता था, वो कौन लोग होते थे? वेसल्स। और जिन जो गिफ्ट के तौर पे वो लैंड देता था उसको हम कहते थे फीफ्स। तो ये फ्यूडल क्या है? जागीरदाराना निजाम। The 9th century gave rise to feudal societies. These societies contained a strict hierarchical system of power and based around land ownership and protection. वही बात कर दी कि ये राइज हुई थी, ये जो सोसाइटी वो 9th सेंचुरी में हुई थी और किस पे बेस करती थी? स्ट्रॉन्ग पावर पे बेस करती थी। लैंड ओनरशिप जिसके पास थी, जो किंग था, उस पे बेस करती थी। द नोबिलिटी नोन एज लॉर्ड्स प्लेस्ड वेसल्स इन चार्ज ऑफ पीस ऑफ लैंड। जो लॉर्ड्स थे, जो किंग्स थे, वो क्या करते थे? वो प्लेस्ड करते थे वेसल्स, उनको इंचार्ज बना देते थे पीस ऑफ लैंड पे। इन रिटर्न फॉर द रिसोर्सेज दैट द लैंड प्रोवाइडेड, वेसल्स promised for fight for their lords। यही है वो लोग जिनको ये लैंड गिफ्ट करता था, उन लोगों को वेसल्स कहता था वो। और वो क्या करते थे? वो उसके लिए लड़ते थे, तो वो उसको लैंड जो है गिफ्ट करता था। खिदमत गुजार वेसल्स मीन जो खिदमत गुजार होते थे, जब वो किंग के लिए लड़ते थे तो वो उनको पीस ऑफ लैंड जो है वो गिफ्ट करता था। और पीस ऑफ लैंड जिनको गिफ्ट करता था तो उसको कहते थे फिफ्स। These individual pieces of land known as fiefdoms were cultivated by the owner lower class। अब जो ये fiefdoms जिनको ये लैंड गिफ्ट करता था, वो कौन कल्टीवेट करता था? उसको वो लोअर क्लास चलाता था।
In return for maintaining the land, peasants were guaranteed a place to live and protection from outside enemies. इसके रिटर्न में उनको क्या मिलता था? पीजेंट्स वो लोग हैं जो किसान जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या करते थे, उनकी लैंड की हिफाजत करते थे, और उनको क्या मिलता था एज अ रिजल्ट? उनको मिलता था गारंटी, उनको प्रोटेक्शन मिलती थी आउटसाइड एनिमीज से, उनको और रहने की जगह मिलती थी। बेसिकली किसान है, उनके लिए काम करते थे, पीस ऑफ लैंड उनका होता था, वो बस देखभाल करते थे, और उसके बदले उनको क्या मिलता था? किसानों को प्लेस टू लिव मिलते थे और प्रोटेक्शन मिलते थे कि एनिमीज से उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। Power was handed down through family lines, with peasants family serving lords for generations and generations. जो पावर है इसी तरह चलती जाती थी, पावर लॉर्ड के पास जो पावर होती थी, और ये हिस्सा जनरेशन और जनरेशन के चलता जाता था। जो जो वेसल थे वो खिदमत करते जाते थे उनके, कि जो किसान है उनके, उनकी जमीन पे रहते हुए उनकी खिदमत करते जाते थे, और उनको क्या मिलता था? उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। Ultimately, the social and economic system of feudalism failed and was replaced by capitalism and the technological advances of the industrial era. क्योंकि ये सिस्टम फ्यूडलिज्म पे बेस करता था, जहाँ पे किंग होता था और उसके अंडर सब पूरा लोग आते थे, तो ये जो है फेल हो गया फ्यूडलिज्म सिस्टम, और इसको रिप्लेस किसने किया? कैपिटलिज्म ने, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई थी, और यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरा को टच करने वाले थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आने वाला था। हमने बात की प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। In the 18th century, Europe experienced a dramatic rise in technological invention era known as the Industrial Revolution. 18th century की बात करें, यूरोप में एक चेंज आया, एक ड्रामेटिक राइज आया टेक्नोलॉजी में, जिस एरा को हम जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से। What made this period remarkable was the number of new inventions and that influenced people daily lives. या ये पीरियड जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस पे कैसे पहुंचा? क्योंकि यहाँ पे अब न्यू न्यू इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी। अब ये पीपल, जो लोग रह रहे थे, उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उनकी लाइफ जो है बेटर हो रही थी। विद इन अ जनरेशन, टास्क दैट had until this point required months of labor become achievable in a matter of days. जो कि एक लेबर जो एक महीनों में करता था, वो पॉसिबल हो गया किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो डेज में काम होने लगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स आ गई, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्क वाज लार्जली पर्सन ऑन और एनिमल बेस्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जितना भी काम था, या तो वो लोग करते थे या फिर एनिमल को यूज करते थे, एंड रिलाइड ऑन ह्यूमन वर्कर्स और हॉर्सेस टू पावर मिल्स एंड ड्राइव फार्म्स। किस पे रिलाई करते थे? ह्यूमन वर्कर्स पे रिलाई करते थे या फिर हॉर्सेस पे रिलाई करते थे। In 1782, James Watt and created Matthew Burton created a steam engine that could do the work of 12 horses by itself. जेम्स वॉट ने एंड मैथ्यू ने क्या किया? एक स्टीम इंजन बनाया जो क्या करता था? 12 हॉर्सेस का काम वो सिर्फ एक इंजन करता था। स्टीम पावर बिगन अपेयरिंग एवरीवेयर। स्टीम पावर थी जो हर तरफ वो अपेयर होने लगी। इंस्टेड ऑफ पेइंग आर्टिसंस टू painstaking spin wool and weave it into cloth, people turned to textile mills that produced fabric quickly at a better price and often with better reality. खुद आर्टिस्ट जो होते थे, जो पेन स्टिंगिंग जो करके वूल को करते थे, बनाते थे, उन्होंने वहां से शिफ्ट कर गए, वो टेक्सटाइल मिल पे शिफ्ट कर गए। अब यहाँ पे मशीन्स इन्वॉल्व हो गई, हाथ का जो काम होता था वो अब कौन कर रही है? मशीन। टेक्सटाइल मिल्स बन गई यहाँ पे, और फैब्रिक जो है क्विकली अच्छे से और बेटर तरीके से बनने लगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, और उस टाइम कंजप्शन था वो कम हो गया, क्योंकि मशीन करने लगी यहाँ पे अब काम। टेक्सटाइल मिल्स की बात करें यहाँ पे, रेदर देन प्लांटिंग and harvesting fields by hand,
farmers were able to purchase mechanical seeders and threshes machines that caused agricultural productivity to soar. यहाँ पे अब मशीन्स जो है, मशीन्स के ज़रिए मैकेनिकल सीड जो है, जैसे मशीन्स के ज़रिए इन्होंने यहाँ पे हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। जैसे पहले इंसान करता था खुद हाथ से, अपने यहाँ पे इन्होंने मशीन को इन्वॉल्व कर दिया। प्रोडक्ट्स सच एज पेपर एंड ग्लास बिकेम अवेलेबल टू द एवरेज पर्सन। जो प्रोडक्ट थे, जो पेपर है या ग्लास है, वो अवेलेबल होने मिलने लगा सबको, एवरेज पर्सन को भी, जो एक एवरेज पर्सन था उसको भी अवेलेबल होने लगा। एंड द क्वालिटी एंड द असेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सोर्ड। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ जो है वो अच्छी से अच्छी होती गई। गैस लाइट्स अलाउड इंक्रीज विजिबिलिटी इन डार्क एंड टाउन्स एंड सिटीज डेवलप्ड अ नाइट लाइफ। गैस लाइट की इन्वेंशन आ गई तो क्या हुआ, उसने विजिबिलिटी, रात में निकलना आसान कर दिया, यहाँ पे सिटीज को डेवलप कर दिया। अब रात में भी सिटीज जो हैं वो पॉसिबल था कि रात में भी उनका जो काम कर सकें लोग, क्योंकि गैस लाइट ने क्या कर दिया था, अलाउड इंक्रीज विजिबिलिटी, देख सकते थे आप डार्क में भी। और टाउन्स एंड सिटीज डेवलप्ड अ नाइट लाइफ, उनकी एक नाइट लाइफ बनने लगी लोगों की गैस लाइट की इन्वेंशन के बाद। One of the results of increased productivity and technology was the rise of urban centers. एक जो increased productivity और technology का जो rise था वो urban centers की वजह से भी आया था। Workers flocked to factories for jobs. Workers जो है वो factories पे जाने लगे job के लिए। Population of cities became increasingly diverse. Population जो है cities में बढ़ती गई। The new generation became less preoccupied with maintaining family land and traditions and more focused on acquiring wealth and achieving upward mobility for themselves and their families. अब यहाँ पे जो जनरेशन थी वो थोड़ी प्री ऑक्यूपाइड हो गई। यहाँ पे फैमिली लैंड के और ट्रेडिशंस के बजाय लोगों ने जॉब्स करना शुरू कर दी बेटरमेंट के लिए, अपनी और अपनी फैमिलीज के लिए। पीपल वांटेड their children to continue to rise to the top, and as a capitalism increased so did social mobility. अब यहाँ पे लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो चिल्ड्रन थे वो तरक्की करें। कैपिटलिज्म सिस्टम था, फ्यूडलिज्म को फेल हो गया था, वो सिर्फ किंग बेस्ड था। यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात करिए, यहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं और लोग जॉब करके अर्न कर रहे हैं। It was during the 18th and 19th century of the Industrial Revolution that sociology was born. अब यहाँ पे sociology का यहाँ पे bond हुई। कौन sociology? कब की बात कर रहे हैं? 18th और 19th century की बात कर रहे हैं, Industrial Revolution की। Life was changing quickly and the long established traditions of agricultural eras did not apply to life in the larger cities. यहाँ पे अब life जो है वो change होने शुरू हो गई। लॉन्ग एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस जो थे, जो एग्रीकल्चरल एराज थी, वो अप्लाई नहीं हो रही थी लार्जर सिटीज में। Masses of people were moving to new environments and often found themselves faced with horrendous conditions of fifth, overcrowding and poverty. जो मासेस थी वो मूव होने लगी, इन्वायरमेंट जो उनका इन्वायरमेंट था उन्होंने डिफरेंट करने लगे। और उन्होंने क्या फेस किया यहाँ पे, इन्होंने ओवर क्राउडिंग फेस की, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे थे सिटीज से दूसरे सिटीज, जॉब्स की सर्च कर रहे थे। Social scientists emerged to study the relationship between the individual members of society and society as a whole. यहाँ पे क्योंकि सोशियोलॉजी का की सोशियोलॉजी बॉन्ड हो चुकी थी, यहाँ पे सोशियोलॉजी एक कॉन्सेप्ट आ गया था, तो सोशल साइंटिस्ट इमर्ज होने लगे, उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया रिलेशनशिप किसका, इंडिविजुअल मेंबर्स का और सोसाइटी का एक दूसरे से। It was during this time that the power moved from the hands of the artistocracy and old money to business savvy newcomers who amassed fortunes in their life. Families such as Rockefellers and Vanderbilts became the new power players and used their influence. यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि यहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो न्यू प्लेयर के तौर पर सामने आई, उनका इन्फ्लुएंस जो है बिजनेस पे होना शुरू कर दिया, इन बिजनेस टू कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। यहाँ पे लोग पावरफुल होना शुरू हो गए तो यहाँ पे गवर्नमेंट के मैटर्स पे भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उनकी होना शुरू हो गई, उनका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। Eventually, concerns over the exploitation of workers
led to the formation of labor unions and laws that set mandatory कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे लॉज बन गए जो कि मैंडेटोरी थे कंडीशंस एम्प्लॉयज के लिए कि वो उनको वो लॉज जो हैं वो फॉलो करने ही करने हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेबर यूनियंस, यहाँ पे लेबर यूनियंस बनना शुरू हो गई। जब लेबर यूनियंस बनना शुरू हो गई तो कुछ लॉज उन पे जो कि उन्होंने कंडीशंस दे दी गई कि उनको उन्होंने ये लॉज फुलफिल करने। ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंडेड द इंडस्ट्रियल एज। अब यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी जब आना शुरू हो गई तो उसने क्या किया, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल एज को थोड़ा एंड करना शुरू कर दिया। Much of our social structure and social ideas like family, childhood, and life standardization have a basic in industrial society। यहाँ पे हमारी जिंदगी चेंज होना शुरू हो गई, लाइफ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक जो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी उसमें हमारा टाइम की बचत हुई, यहाँ पे सारी ये चीजें चेंज होना शुरू हो गई। अब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी से शिफ्ट करेंगे अपना पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पे। आज का टॉपिक इंशाल्लाह हम यहाँ पे एंड करेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ा सोसाइटीज के बारे में, आज हमने पढ़ा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज लोग कैसे रहते थे, हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का होगा। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू।